मेरी शादी को अभी 2 हफ्ते ही बीते थे। मेरे पति अपने ऑफिस के काम के सिलसिले में 4 दिन के लिए शहर से बाहर गए हुए थे। आधी रात के वक्त जब मुझे प्यास लगी, तो मैंने देखा कि जग में पानी नहीं था, इसलिए मैं उठकर किचन में पानी लेने गई। जैसे ही वहां से वापस लौट रही थी, तभी मुझे अपनी जेठानी के कमरे से कुछ अजीब सी आवाजें आने लगी। मुझे हैरानी हुई, क्योंकि मेरे जेठ जी भी इस वक्त घर पर नहीं थे। वो मेरी सास के एक रिश्तेदार की शादी अटेंड करने के लिए गए हुए थे। लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे जेठानी जी के साथ कमरे में कोई और ही था। पहले मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है मेरी सास उनके कमरे में हो, वो उनके कमरे में लेट गई हो, ये सोचकर कि आज जेठानी जी अकेली हैं। लेकिन जैसी आवाज आ रही थी, उससे मुझे किसी और ही बात का अंदेशा हो रहा था, और उनके कमरे से किसी मर्द की आवाज आ रही थी। मुझसे रहा नहीं गया, और उत्सुकतावश मैंने चुपचाप से उनके कमरे का दरवाजा धीरे से खोलने की कोशिश की, तो देखा कि दरवाजा खुला था। अंदर से कुंडी नहीं लगी हुई थी। मैंने थोड़ा धीरे से दरवाजा खोला, और उसके बाद मैंने सामने जो नजारा देखा, उसे देखकर तो मेरे पैरों तले जमीन ही निकल गई। मेरे हाथ से पानी का जग गिरते गिरते बचा। मैंने जैसे तैसे खुद को संभाला और भागती हुई सीधा अपने कमरे में आ गई, और अपने कमरे को अंदर से बंद करके मैंने कुंडी लगा ली। मेरी सांसें बहुत तेज तेज चलने लगी थी। मैं तुरंत ही आकर बेड पर बैठ गई। अब तो मुझे और भी तेज प्यास लगने लगी थी। मैंने तुरंत ही बिना गिलास में पानी डाले सारा का सारा पानी जल्दी जल्दी अपने मुंह के अंदर उंडेलना शुरू कर दिया। मैं इतनी ज्यादा भड़बड़ी में थी कि बहुत सारा पानी तो मैंने अपने ऊपर ही गिरा लिया। मुझे अभी तक अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने आखिर आज क्या देख लिया। मेरी जेठानी ऐसा कैसे कर सकती थी। मैंने देखा कि मेरी जेठानी आगे से मेरे ससुर जी और पीछे से मेरे देवर, उनके साथ मेरी जेठानी एक साथ दो दो मर्द के साथ अपनी इच्छा को पूरी कर रही थी। जेठानी तो मेरी जो कर रही थी वो था ही, मेरा देवर और मेरे ससुर भी पूरी तरह से उसका साथ दे रहे थे। आखिर इस घर में ये सब क्या हो रहा था। जेठानी जेठ जी को धोखा दे रही थी। ना सिर्फ जेठ जी की पत्नी उनके पीछे ये सब कर रही थी, बल्कि उनके सगे पिता और सगा छोटा भाई भी उनकी गैर मौजूदगी में उनकी पत्नी के साथ ये सब कर रहे थे। अभी मेरी शादी को दिन ही कितने हुए, और ये मैंने इस घर में क्या देख लिया। मेरे पति भी इस वक्त मेरे साथ नहीं है। अब मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं किसी से क्या कहूँ। मेरी सास, वो तो अपनी बीमारी के कारण अपने कमरे में ज्यादा निकलती नहीं, और मेरी देवरानी अपने कमरे में आराम से सो रही है। उसे इस बात की खबर नहीं कि उसका पति उसके पीछे ये सब क्या कर रहा था। मेरी आंखों के सामने कुछ महीने पहले का पूरा मंजर दोबारा से तैरने लगा, जब ये लोग एक रिश्तेदार के जरिए मेरे घर वालों से मिले थे, और वहां पर मेरे ससुर जी को मैं बहुत ज्यादा पसंद आई थी। और फिर उनके ही कुछ दिनों के बाद मेरे पापा को मेरे पति आशुतोष के बारे में पता चला, क्योंकि पापा पहले ही आशुतोष के परिवार वालों से मिल चुके थे, और उन्हें सभी लोग अच्छे लगे थे। इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना वो मेरे रिश्ते की बात इस घर में चलाएं। और फिर जल्दी ही ये लोग शादी के लिए तैयार भी हो गए। मेरे पति 3 भाई थे। उनके बड़े भाई विजय, उनके बाद मेरे पति आशुतोष, और सबसे छोटा बेटा अमन। इसके अलावा इस घर में मेरे जेठ जी की पत्नी शालिनी थी, और मेरे सास ससुर थे। इधर जब मेरी शादी आशुतोष के साथ तय हुई, तो कुछ ही दिनों बाद मेरे देवर अमन की शादी भी तय हो गई। इसलिए मेरे ससुर ने हमारे सामने ये शर्त रखी कि मेरे पति आशुतोष और मेरे देवर की शादी एक ही दिन की जाए, और एक साथ दोनों बहू का स्वागत इस घर में हो जाएगा, और बार बार शादी के इंतजामों को भी नहीं करना पड़ेगा। मेरे पिता को उनकी शर्त से कोई भी दिक्कत नहीं थी, इसलिए मेरी और मेरी देवरानी की विदाई एक साथ ही हुई थी, और इस घर में हम दोनों ने एक साथ ही कदम रखा था। अभी हम दोनों की शादी को कुछ ही दिन बीते थे। मैं यही सोचने लगी कि मेरा देवर इतना बड़ा धोखेबाज होगा, ये तो मैं सोच ही नहीं सकती थी। मेरी देवरानी बहुत ही सीधी थी, और अब तक तो मैं अपनी जेठानी को भी बहुत ही सीधा मानती थी, क्योंकि इन 2 हफ्तों में मैंने ये देखा था कि मेरी जेठानी बहुत ही कम बोला करती थी, और जैसा मेरे ससुर कहते थे वो चुपचाप सारा काम उनकी मर्जी के हिसाब से ही करती थी। लेकिन मुझे नहीं पता था
लेकिन मुझे नहीं पता था कि उनके भोले चेहरे के पीछे इतनी चालाक औरत होगी और एक नंबर की धोखेबाज। मेरी सास बीमार रहती है तो ये लोग उस बात का फायदा उठा रहे हैं, या फिर सास भी इस सब में शामिल है। मुझे अपने पति आशुतोष की याद सताने लगी। मैं सोचने लगी कि अगर वो यहाँ होते तो मैं अभी के अभी उनके भाई और पिता और भाभी तीनों के काले चेहरों से पर्दा हटा देती। लेकिन क्योंकि वो यहाँ नहीं है, तो अब मुझे इस बात का इंतजार करना पड़ेगा कि मैं उनके आने पर उन्हें सब कुछ बताऊं। लेकिन फिर दूसरे ही पल मुझे ये लगने लगा कि मेरे पास इस वक्त कोई भी ऐसा सबूत नहीं है जिससे मैं ये बात अपने पति के सामने साबित कर सकूं। क्योंकि बेटा अपने पिता और कोई भी भाई अपने भाई के लिए इस तरह की बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। अभी मेरी शादी को ज्यादा वक्त नहीं हुआ और मैं तो अभी इस घर में और अपने पति पर विश्वास भी नहीं पैदा कर पाई हूँ जो वो मेरी बात पर यकीन करें। आखिर हमारे रिश्ते को दिन ही कितने हुए हैं, तो फिर वो मेरी बात क्यों मानेंगे? वो तो अपने पिता और अपने भाई की बातों पर ही विश्वास करेंगे। और अगर मेरे पति ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया और मैं कोई भी सबूत उन्हें ना दे पाई, तो फिर मैं खुद ही बुरी तरह से अपनी ही बात में फंस जाऊंगी और अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लूंगी, अपने शादीशुदा जीवन को बर्बाद कर लूंगी। मेरी जेठानी, ससुर और देवर तो यही चाहेंगे कि मेरा पति मुझे तुरंत ही तलाक दे दे, क्योंकि जब वो ये जान जाएंगे कि मुझे सारी सच्चाई पता चल चुकी है, तब वो यही चाहेंगे कि मैं जल्दी से जल्दी इस घर को छोड़कर चली जाऊं, ताकि वो अपने काम को कायम रख सके। मैंने सोचा कि मुझे इस वक्त चुप रहना चाहिए, क्योंकि इसी में मेरी भलाई है। अगर मुझे इस सब को रोकना है, तो पहले मुझे सबूत जुटाने होंगे। उसके बाद ही मुझे कोई कदम आगे बढ़ाना चाहिए। अपने आप को समझा बुझाकर मैं शांति से लेटकर सो गई। अगली सुबह जब मैं सोकर उठी, तो मुझे अचानक से रात वाला पूरा वाकया याद आ गया और मेरा शरीर बुरी तरह से सिहर उठा। लेकिन मैंने खुद को समझाया कि मुझे फिलहाल इन सब बातों पर कोई ध्यान नहीं देना है, बल्कि अपने नए शादीशुदा जीवन को अच्छे से चलाने के ऊपर अपना पूरा ध्यान देना है। मैं तुरंत ही फ्रेश होकर किचन में सुबह का नाश्ता बनाने के लिए चली गई। मैं जैसे ही किचन में पहुंची, तो मैंने देखा कि मेरी जेठानी पहले से ही किचन में नाश्ता बनाने की तैयारी कर चुकी थी। उन्होंने मुझे देखते ही एक प्यारी सी मुस्कान दी और मुझसे कहने लगी कि उठ गई वंदना, अच्छा हुआ तुम आ गई। मैं तुम्हें उठाने की सोच रही थी। ऐसा करो, तुम सभी के लिए जूस तैयार कर लो, तब तक ये सारा नाश्ता मैं तैयार कर देती हूँ। मैंने देखा तो नाश्ता बहुत सारा तैयार करना था। मुझे लगा कि ये तो अकेले जेठानी के लिए बहुत हो जाएगा। मैंने उनसे कहा कि मैं अभी जाकर हमारी देवरानी को बुला लाती हूँ, वो आपकी इतना सारा नाश्ता तैयार करने में मदद करेगी। तो वो कहने लगी, अरे रहने दो, क्यों बेकार में परेशान करोगी। अगर वो खुद ही उठकर आ जाती है तो ठीक है, वरना मैं पूरा नाश्ता खुद ही तैयार कर लूंगी। वैसे भी मुझे तो आदत है इन सब की। जब तुम लोग नहीं थे, तब पूरा काम आखिर मैं अकेले ही तो किया करती थी। अब कम से कम तुम लोग आ गई हो, तो फिर भी मुझे बहुत आराम है। मैंने इसके बाद अपने जेठानी से कुछ भी नहीं कहा और जूस तैयार करने लगी। लेकिन मैं मन ही मन सोचने लगी कि ये औरत कितनी ज्यादा चालाक है। रात में इसका दूसरा ही चरित्र होता है और सुबह तो एकदम अलग ही नजर आती है। बातों से तो ऐसा लगता है जैसे कि शहद टपक रहा हो, जबकि कोई नहीं जानता कि रात होते ही इसकी कौन सी दूसरी असलियत निकल कर आती है। मैंने सोचा कि लेकिन ये जो भी कर रही है, उसमें सिर्फ मेरी जिठानी की ही गलती तो नहीं है। मेरे ससुर और देवर भी इस पाप के बराबर भागीदार हैं। लेकिन एक बात तो है कि मेरी जिठानी मेरे और मेरी देवरानी के साथ बहुत अच्छे से पेश आती थी। धीरे धीरे मेरे उस घर में यूं ही दिन बीतने लगे और मैं हमेशा यही देखा करती कि मेरी जेठानी का व्यवहार मेरे प्रति और मेरी देवरानी के प्रति बहुत ही अच्छा था। वो कभी भी किसी भी काम को लेकर हम दोनों पर बोझ नहीं डालती थी, बल्कि ज्यादा से ज्यादा काम खुद ही कर लिया करती थी और हम दोनों को आराम पहुंचाने की ही कोशिश करती थी। मैं कई बार यही सोचती कि जब ये इतनी ही अच्छी है, तो आखिर ये सब क्यों करती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके पति में कोई कमी हो जो उनकी इस तरह की जरूरत को पूरा नहीं कर पाते हों। लेकिन फिर मैं सोचती कि अगर पति वैसी जरूरत को पूरा नहीं कर सकता, तो क्या इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम अपने
सगे देवर और ससुर के साथ ये सब करना शुरू कर दूं। मुझे तो समझ में ही नहीं आता था कि आखिर मैं अपनी जेठानी को लेकर अपनी राय अच्छी बनाऊं या बुरी बनाऊं। लेकिन मैंने अब क्योंकि उन तीनों को साथ में देख लिया था, तो जब भी मेरी जेठानी मेरे ससुर या देवर को खाना देती, तो मैं पूरा ध्यान उनकी तरफ रखती। तो मैंने ये देखा कि मेरी जेठानी मेरे ससुर से अजीब तरह से डरती रहती थी और देवर से भी दूर रहने की कोशिश करती। अब तो जब से देवरानी आ गई थी, तो उन्होंने साफ कह दिया था कि देवर का काम अब वो बिल्कुल भी नहीं करेंगी, बल्कि अब देवर से जुड़ा हुआ सारा काम देवरानी ही करेगी। लेकिन ससुर जी को ये बहाना मिल जाता था कि तुम्हारी सास की तो तबीयत खराब रहती है, वो बिस्तर से ज्यादा उठ नहीं पाती, इसलिए मेरा काम तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। इस वजह से जेठानी को मन मारकर ससुर जी का काम करना पड़ता था। मैं देखती थी कि वो जब भी मेरे ससुर के लिए कोई भी काम करती, तो उनके चेहरे से साफ साफ मजबूरी झलका करती थी। सिर्फ इसलिए मुझे समझ में नहीं आता कि जब उनके चेहरे पर ये मजबूरी है, फिर ये मेरे ससुर के साथ ये सब क्यों करती हैं। इधर मेरे पति भी लौट आए थे, लेकिन उन्हें कुछ भी बताने की मुझ में हिम्मत नहीं थी, क्योंकि बार बार मेरे मन में यही बात आने लगती थी कि मेरे पास अभी अपनी बात को साबित करने का कोई भी सबूत नहीं है। और अगर आशुतोष ने मुझ पर विश्वास नहीं किया, तो फिर मेरा क्या होगा। अगर उन्होंने मुझे छोड़ दिया, तो मेरे घर वाले भी मुझे ही दोष देंगे कि तुझे दूसरे के मामले में टांग अड़ाने की क्या जरूरत थी। पता चला कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपना ग्रस्त जीवन बर्बाद कर लूं, और ये लोग तो आराम से जो अभी तक करते चले आ रहे हैं, वही करते रहेंगे। मेरे पति और जेठ जी अक्सर ही अपने काम की वजह से शहर से बाहर जाते रहते थे, इसलिए कई बार मैं भी अकेली रहती थी और मेरी जेठानी भी, और इसी बात का फायदा वो आराम से उठाती रहती थी। थोड़े दिन के बाद जब एक रात मैं फिर से किचन में पानी लेने के लिए गई, तो मुझे जेठानी के कमरे से उसी तरह की आवाजें आती हुई सुनाई दे रही थी। उन आवाजों से मेरे अंदर गुस्से का ज्वालामुखी फूटने लगा, क्योंकि मुझसे ऐसी धोखेबाजी हरगिज बर्दाश्त नहीं होती थी। मेरा शुरू से यही नेचर रहा कि मैंने कभी भी गलत चीजों को बर्दाश्त नहीं किया, जिस वजह से मुझे हर कोई बहुत तेज बताता था। मेरी माँ भी मुझे हमेशा ही समझाती थी कि दूसरों के मामलों में टांग ना अड़ाया करो, और जो हो रहा है चुपचाप होने दिया करो, क्योंकि कई बार ऐसे लोग बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं। लेकिन मैं अपने स्वभाव के चलते किसी भी गलत बात को नजरअंदाज नहीं कर सकती थी, इसलिए उस वक्त भी मुझसे रहा नहीं गया, और मेरे कदम एक बार फिर जेठानी के कमरे की तरफ बढ़ गए। और जब मैंने धीरे से दरवाजा खोला, तो बिल्कुल वही नजारा था जो मैं इससे पहले एक बार देख चुकी थी। मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, और मैं दंदनाती हुई अपनी देवरानी के कमरे की तरफ जाने लगी, ताकि उसे उसके पति का असली चेहरा दिखा सकूं। मैं जब उसके कमरे के पास पहुंची, तो मुझे उसके कमरे से अचानक ही अपनी देवरानी के चीखने की आवाज आई। ये सुनकर मैं झट से उसके दरवाजे के पास रुक गई। मुझे लगा कि आखिर ये क्या हुआ। इसका मतलब ये है कि मेरी देवरानी इतनी रात को जाग रही है, तो क्या इसे इस बात का जरा भी ख्याल नहीं कि इतनी रात को उसका पति आखिर कहाँ गया हुआ है। अब तो मेरे मन में एक साथ हजारों सवाल चलने लगे। मैं सोचने लगी, तो क्या इसका मतलब ये है कि मेरी देवरानी को भी इस सब के बारे में पता है, जबकि मैं तो अभी तक यही सोच रही थी कि शायद वो रात को गहरी नींद में सो जाती है, जिस वजह से उसे आज तक पता नहीं चला कि उसका पति आधी रात को कहाँ चला जाता है और क्या करता रहता है। मैंने सोचा कि अगर मेरी देवरानी को ये सब पता है, और फिर भी वो अपने पति को इन सब चीजों के लिए बिल्कुल भी नहीं रोक रही है, तो फिर वो भी इतनी घटिया औरत है। ये सब सोचकर मेरा मन घिन से भर गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इन लोगों ने ये सब क्या लगा रखा है। उन्होंने तो सारे रिश्तों की मर्यादाओं को तोड़कर तार तार कर दिया है। अब तो मुझे अपने जेठानी के साथ साथ देवरानी से भी नफरत सी होने लगी थी। मैंने सोचा कि जब ये सब कुछ अपनी मर्जी से करवा रही है, तो फिर इसे कुछ कहने का कोई मतलब ही नहीं बनता। इसलिए मैं वापस पलटकर अपने कमरे में जाने लगी। लेकिन जैसे ही मैं पलटकर अपने कमरे की तरफ बढ़ी, तभी मुझे एक बार फिर से अपनी देवरानी के चीखने की आवाज सुनाई दी, जिसने मुझे बड़ा ही हैरान कर दिया। मैं सोचने लगी कि आखिर मेरी देवरानी कमरे में ऐसा क्या कर रही है जो बार बार उसकी चीख निकल रही है। अब मुझसे रहा नहीं गया। मैंने सोचा कि मुझे एक बार तो उसके कमरे का दरवाजा खोलकर देखना ही चाहिए। पर जब मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की,
तो वो अंदर से बंद था, लेकिन मैं बेचैन हो रही थी ये जानने के लिए कि आखिर अंदर ऐसा क्या हो रहा है। मुझसे रहा नहीं गया और मैं देवरानी के कमरे के अंदर झांकने के कई रास्ते खोजने लगी। तभी मुझे उसके कमरे की एक खिड़की हल्की सी खुली हुई नजर आई, और जब मैं खिड़की के पास पहुंची और मैंने अंदर का नजारा देखा तो मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। मैंने जो कुछ भी सामने देखा वो मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी। मेरे जेठ विजय मेरी देवरानी के साथ वो सब कर रहे थे, वो भी इतनी बुरी तरह से कि जिसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती। मेरी देवरानी इस वक्त दर्द में डूबी हुई थी, लेकिन मेरे जेठ को इन सब से कोई भी मतलब नहीं था। उन्हें तो बस अपनी प्यास बुझानी थी। मेरा सर बुरी तरह से दर्द से फटने लगा। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर मैं क्या देख रही हूँ। ये घर है या फिर क्या है? ये लोग आखिर ये सब क्या कर रहे हैं? ये क्या तमाशा इन लोगों ने फैला रखा है? मैं तुरंत ही दौड़ती हुई अपने कमरे में आई और मैंने अपने कमरे के दरवाजे पर कुंडी लगा ली। मेरी सांस तेज तेज चल रही थी। मैंने बिस्तर पर पड़े तकिए को कस के पकड़ लिया और अपने सीने से लगा लिया। मेरे अंदर एक भयंकर डर की लहर दौड़ गई। मुझे लगा जैसे अब मैं इस घर में बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हूँ। आखिर इस घर में ये क्या हो रहा है? कोई किसी के भी साथ कुछ भी कर रहा है। यहाँ पर किसी की भी इज्जत सुरक्षित नहीं है। मैं फूट फूट कर रोने लगी और सोचने लगी कि हे भगवान, मेरे माँ बाप ने मुझे कैसे घर में ब्याह दिया। ये लोग तो इंसानियत के नाम पे धब्बा हैं। ये किसी जानवर से कम नहीं। जैसे एक जानवर ये सब करने से पहले कुछ भी नहीं सोचता, वो किसी के साथ कुछ भी कर लेता है, ठीक उसी तरह से ये लोग भी अपने रिश्तों की कोई इज्जत नहीं रखते हुए कोई भी किसी के साथ कुछ भी कर रहा है, और किसी को कोई लाज भी नहीं है। कोई कुछ भी कर रहा है और किसी का भी जमीर जिंदा नहीं है। ऐसे घिनौने लोगों के परिवार में मैं बहू बन चुकी हूँ। अब मुझे लगने लगा कि इस घर में कोई भी भरोसे के लायक नहीं। मेरे मन में आने लगा कि क्या आशुतोष को इन सब के बारे में पता है, या फिर जिस तरह से मैं अभी तक अनजान थी उसी तरह से मेरे पति भी अनजान है। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मेरा जी चाह रहा था कि मैं अभी के अभी पुलिस को फोन करूं और उन्हें बुलाकर इन सबको पकड़वा दूं। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत तो यही थी कि एक तो शादी के तीसरे दिन ही ये लोग अपने इस फार्म हाउस में हम लोगों को ले आए थे, और यहाँ दूर दूर तक लोगों के घर नहीं बने हुए थे जो हम किसी से कुछ भी कह सकें। और दूसरा, जब मैं नई नई ब्याह कर आई तो यहाँ पर हमें ये बताया गया कि इस घर का नियम है कि इस घर की महिलाएं अपने पास मोबाइल फोन नहीं रखती, बल्कि अगर हम लोगों को किसी से कोई बात करनी है तो हम घर में लगे हुए लैंडलाइन का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। पर लैंडलाइन तो ऐसा है कि उससे जब भी किसी को फोन करो तो ज्यादातर फोन मिलता ही नहीं। यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम ही बनी रहती है। तो फिर कोई किसी से क्या बात करेगा? मेरी खुद शादी के बाद अभी तक मेरे माँ बाप से सिर्फ एक बार ही बात हो पाई। मैंने कई बार आशुतोष से इस बारे में कहा भी, तो वो कहने लगे कि पापा के आगे हम लोगों की नहीं चलती, इसलिए जो जैसा है उसे तुम्हें वैसा ही मानना पड़ेगा। उस वक्त तो मुझे अपने ससुर के बनाए इस नियम के बारे में कुछ अजीब नहीं लगा था, लेकिन अब मुझे धीरे धीरे समझ आ रहा था कि आखिर उन्होंने इस तरह का नियम क्यों बना रखा है। और हो ना हो, शहर वाले घर से इतनी दूर यहाँ गांव के फार्म हाउस में रहने का भी शायद इन लोगों का यही मकसद है, ताकि यहाँ पर अपना ये घिनौना खेल आराम से खेल सकें और कोई भी उनकी असलियत के बारे में न जाने, और ना ही हम लोगों में से कोई किसी की मदद की गुहार लगा पाए। मेरी जेठानी का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी देवरानी ये सब कुछ मजबूरी में ही कर रही थी। उसकी मजबूरी, उसका दर्द मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। वो बुरी तरह से तड़प रही थी और मैं अब कुछ भी करके खुद को और अपनी देवरानी को इस जाल से बचाना चाहती थी। इन दिनों सर्दियां थी, लेकिन घबराहट के मारे मेरे माथे पर पसीना आ गया था। मुझे अभी भी कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था जिससे मैं खुद को और अपनी देवरानी को बचा सकूं। फिर मैंने सोचा कि ये सब तो अपनी हरकतों में अभी बिजी है। मेरे पास यही मौका है जब मैं अपने घर पर फोन करके सब कुछ बता दूं। मैं तुरंत ही चुपके से अपने कमरे से बाहर निकली और लैंडलाइन के पास पहुंची। लेकिन करीब 15 मिनट तक लगातार फोन ट्राई करने के बाद भी मैं निराश थी, क्योंकि फोन लग ही नहीं रहा था। और गुस्से में आकर फोन को पटक कर रख दिया और तुरंत ही अपने कमरे में आकर कमरे को अंदर से अच्छे से बंद कर लिया।
क्योंकि अब इस घर में कोई भी भरोसे के लायक नहीं था। अब मुझे सिर्फ अपने पति आशुतोष का इंतजार था। मेरी आखिरी उम्मीद अब वही थे। पूरी रात मैंने बेचैनी में ही काटी। सुबह के करीब कहीं मेरी हल्की फुल्की आंख लगी, लेकिन फिर थोड़ी ही देर बाद मैं उठकर बैठ गई। सुबह जब मैं किचन में गई तो सब कुछ बड़ा ही नॉर्मल लग रहा था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि इस घर में इतना भयंकर खेल खेला जा रहा है। हर कोई अपने अपने कामों में बिजी था। बस मेरी देवरानी ही मुझे कहीं नहीं दिख रही थी। मैंने उसके लिए नाश्ता एक प्लेट में लगाया और उसके कमरे में लेकर चली गई। जब मैं उसके कमरे में पहुंची तो वो डरी सहमी सी अपने बिस्तर पर बैठी हुई थी। उसके शरीर पर काफी सारे चोटों के निशान दिख रहे थे। मैंने उससे जैसे ही पूछा कि ये क्या हुआ, तो वो बुरी तरह से घबरा गई और कहने लगी कि वो दरअसल कल बाथरूम में मेरा पैर फिसल गया था और मैं 2-3 जगह टकरा कर गिरी। इस वजह से मेरे शरीर में इस तरह की चोटें आई हैं। मैंने मन ही मन सोचा कि इसको ये लग रहा है कि जैसे मुझे कुछ भी नहीं पता, लेकिन ये नहीं जानती कि मैं वो सब कुछ अपनी आंखों से देख चुकी हूँ। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने तुरंत ही अपनी देवरानी से कहा कि तुम्हें झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं। मेरी ये बात सुनकर वो बड़ी बड़ी आंखें करके मेरी तरफ देखने लगी। मैंने कहा कि मुझे अच्छी तरह से पता है कि कल रात तुम्हारे साथ क्या हुआ। कल जेठ जी तुम्हारे कमरे में आए थे ना। मेरा इतना कहते ही वो जैसे अंदर से रुआसी ही बैठी थी और इसलिए वो तुरंत ही फट पड़ी। उसकी आंखों से आंसुओं की धाराएं बहने लगी। उसने तुरंत ही मुझे गले लगा लिया और कहने लगी, वंदना दीदी, कुछ भी करके मुझे इन सब से बचा लो। मुझे नहीं पता था कि ये लोग इतने गिरे हुए हैं। इनके लिए रिश्तों की कोई मर्यादा नहीं। ये लोग किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। मैंने उसको थोड़ा शांत कराया और उसे भरोसा दिलाया कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं इन लोगों को छोड़ने वाली नहीं हूँ। फिर वो मुझसे कहने लगी कि क्या इनमें से किसी ने आपके साथ भी। मैंने कहा कि अगर मेरे साथ किसी ने भी कुछ गलत करने की कोशिश की तो मैं अब उसकी जान ले लूंगी, लेकिन मेरे साथ अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। शायद इसलिए क्योंकि मेरे पति इन सब में शामिल नहीं है। तुम्हारा पति इन सब में शामिल है और इसलिए उसने तुम्हारे साथ वो सब करने की इजाजत जेठ जी को दे दी। मैंने कहा कि ये लेकिन तुमने जेठ जी को अपने कमरे में आने क्यों दिया? तुमने खुद को बचाने के लिए कोशिश क्यों नहीं की? मेरी बात पर मेरी देवरानी कहने लगी कि दीदी, पहले तो मुझे ये सब पता ही नहीं था कि मेरा पति जेठानी जी के साथ ये सब करता है, क्योंकि अब तक वो मुझे दूध में नींद की गोलियां दे रहा था, जिस वजह से मैं रात को गहरी नींद में सो जाती थी और मुझे कुछ भी पता नहीं चलता कि मेरा पति आधी रात को कहाँ जाता है और क्या करता है। लेकिन कल रात अमन ने जब मुझे दूध पीने के लिए दिया तो अचानक ही उसमें मक्खी गिर गई। मैंने सोचा कि अगर मैं अमन से कहूंगी तो वो दूसरा दूध मेरे लिए बनाकर ले आएगा, लेकिन कल मेरा मन थोड़ा ठीक नहीं था और मैं दूध नहीं पीना चाहती थी। इसलिए मैंने चुपके से वो दूध फेंक दिया और उसे बिना पिए ही मैं चुपचाप लेटकर सो गई। आधी रात के समय मुझे हल्की सी आवाज सुनाई दी। जब मैंने पलटकर देखा तो देखती हूँ कि अमन कमरे से कहीं बाहर जा रहे थे। मैं पहले तो कुछ देर लेटकर उनका इंतजार करने लगी। मुझे लगा कि हो सकता है कि वो किचन में पानी पीने के लिए गए हों, लेकिन काफी देर के बाद जब वो लौट कर नहीं आए तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही जाकर देखती हूँ। जब मैं किचन में गई तो वहां पर वो थे ही नहीं। ये देखकर मैं बड़ी ही हैरान रह गई। फिर मुझे लगा कि हो सकता है अमन ड्राइंग रूम में हो। जब मैं ड्राइंग रूम में गई तो मैंने देखा कि वहां पर तो जेठ जी लेटकर सो रहे थे। ये देखकर मैं बहुत हैरान हुई कि आखिर जेठ जी अपने कमरे को छोड़कर ड्राइंग रूम में लेटकर क्यों सो रहे थे। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब माजरा क्या है। मैंने सोचा कि क्या जेठ जी की जेठानी जी से लड़ाई हो गई है, इस वजह से वो नाराज होकर यहाँ पर लेटे हैं। मैं यही सब सोचते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगी कि तभी मुझे जेठानी जी के कमरे से कुछ अजीब सी आवाज आई, जिन्हें सुनकर मैं उनके कमरे की तरफ बढ़ गई। और जब मैंने उनके कमरे का दरवाजा खोला तो सामने जो भी देखा उसे देखकर मेरी तो हैरानगी की कोई सीमा नहीं रही। मैंने जैसे ही वो सब देखा और गुस्से से अमन के ऊपर चिल्लाई तो अमन ने तुरंत ही आकर मेरा मुंह कसकर पकड़ लिया और मुझे घसीटता हुआ मेरे कमरे में ले गया और कई सारे थप्पड़ मेरे गाल पर जड़ दिए। मैंने जब कहा कि तुम ऐसा मेरे साथ कैसे कर सकते हो, तुम मेरी पीठ पीछे मुझे धोखा दे रहे थे, तो वो बड़ी ही बेशर्मी से हंसने लगा और कहने लगा कि मेरा जो दिल करेगा मैं वही करूंगा, और अब अच्छा ही हुआ जो तुम्हें सब कुछ पता चल गया।
क्योंकि मैं अपने भाई को और अब इंतजार नहीं करवाना चाहता था। वो तो मुझे पापा ने ही कहा कि अभी तुम्हें इस घर में आए हुए कुछ ही दिन हुए हैं, तो कम से कम तुम्हें 1 महीने का आराम तो दे ही देना चाहिए। उसके बाद ही तुमसे जमकर सेवा कराई जाएगी। लेकिन चलो, तुम्हें अगर ये सब पहले ही पता चल गया, तो अब तुम्हारे भी सेवा का समय शुरू हो गया है। इसलिए अब तुम अच्छे से मेरे भाई और पापा को खुश करना। अमन के मुंह से ये बात सुनकर तो जैसे मेरे ऊपर बिजली ही गिर गई थी। मैंने अमन से कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और तुमने मेरी इज्जत की रक्षा करने का वचन दिया है। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तो वो मुझसे कहने लगा कि ये सब फालतू की बातें हैं, बल्कि तू अपना पत्नी धर्म मेरे प्रति निभा। मैं तेरा पति हूँ और मैं जैसा कहता हूँ वैसा चुपचाप करती जा, नहीं तो तेरे साथ बहुत ही बुरा होगा। और फिर अमन ने तुरंत ही मेरे दोनों हाथों को एक कपड़े से बांध दिया और 5 मिनट के बाद ही जेठ जी अपने चेहरे पर एक घिनौनी सी मुस्कान लिए कमरे में आए और मेरे साथ जो कुछ भी किया वो तो आप पहले ही देख चुकी थी। मैंने उनके आगे बहुत हाथ पैर जोड़े, उन्हें रिश्तों का वास्ता दिया। मैंने उनसे कहा कि आप मेरे बड़े भाई के समान हैं, लेकिन उन्हें किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं उनसे अपनी इज्जत की भीख मांगती रही, लेकिन उन्हें मुझ पर दया नहीं आई और ना ही उन्हें मेरे दर्द और तकलीफ से कुछ फर्क पड़ रहा था, बल्कि उन्हें तो और ज्यादा मजा आ रहा था। इसलिए उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी और उन्होंने जो कुछ करना था कर गुजरे। अपनी देवरानी की बात सुनकर मेरा गुस्से से खून खौलने लगा। मैंने कहा कि मैं इन लोगों को छोड़ूंगी नहीं। मुझे तो जेठानी जी पर भी इतना गुस्सा आ रहा था कि वो भी एक औरत होकर इन सब में मिली हुई है। मेरी देवरानी तुरंत ही एक बार फिर से मेरे गले लगकर मुझसे कहने लगी कि अब आप कुछ भी करिए, लेकिन खुद को और मुझको इस दलदल से बचा लीजिए। मैंने कहा, तुम फिक्र मत करो, आज आशुतोष वापस आने वाले हैं। उनके आते ही मैं इन सबको सबक सिखाऊंगी और सबको जेल पहुंचाऊंगी। शाम को जैसे ही आशुतोष वापस लौटे, मैंने तुरंत ही उन्हें सब कुछ बता दिया। मेरी बात सुनते ही आशुतोष की आंखें गुस्से से लाल हो गई। पहले तो वो मेरी बात पर यकीन ही नहीं कर रहे थे, इसलिए मैं तुरंत ही उन्हें अपनी देवरानी के पास ले गई। मैंने कहा कि अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है, तो फिर तुम इसे ही पूछ लो। इसके ऊपर तो ये सब बीती है, तो भला ये क्यों झूठ बोलेगी? और इसके शरीर पर जो निशान पड़े हैं, वो इसके साथ जो कुछ भी ज्यादतियां हुई है उसकी चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं। मेरी देवरानी ने भी रो रो कर आशुतोष को सब कुछ बता दिया, जिसे सुनकर आशुतोष के गुस्से का ज्वालामुखी फूट पड़ा। उसने तुरंत ही मेरी देवरानी से कहा कि तुम अभी के अभी मेरे साथ चलो, आज मैं इन लोगों में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। और आशुतोष ने मेरा हाथ भी पकड़ा और हम तीनों तुरंत ही डाइनिंग एरिया के पास पहुंच गए। आशुतोष ने चिल्ला चिल्लाकर मेरे ससुर, जेठ और देवर को बाहर बुलाया। आशुतोष की इतनी तेज आवाज सुनकर तीनों ही बुरी तरह से घबराए दौड़ते हुए आए और मेरे ससुर कहने लगे कि आशुतोष, क्या हो गया? तुम पागलों की तरह क्यों चिल्ला रहे हो? आशुतोष ने कहा कि ये सब क्या हो रहा है? इस घर में आप लोग इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो? आशुतोष की बात सुनकर वो तीनों ही लोग असमंजस की स्थिति में हम लोगों को देखने लगे। आशुतोष ने कहा कि वंदना ने तुम सबको इस तरह की हरकत करते हुए देख लिया है और उसने मुझे सब कुछ बता दिया है। ये सब सुनकर मेरे ससुर, देवर और जेठ हैरानी भरी नजरों से मेरी तरफ देखने लगे। मैंने तुरंत ही कहा कि हाँ, आप लोगों की गिरी हुई हरकतें मैं अपनी आंखों से देख चुकी हूँ और अब मैं और आशुतोष आप तीनों को आपके बुरे कर्मों की सजा देंगे और आपको जेल जाना ही पड़ेगा। मेरा देवर तुरंत ही आशुतोष के आगे हाथ जोड़ते हुए कहने लगा कि भैया, मुझे माफ कर दो, मुझे तो इन सब के बारे में पता ही नहीं था। आशुतोष ने तुरंत ही आगे बढ़कर अमन के चेहरे पर एक जोरदार तमाचा मारा और कहा कि तुम लोगों से आखिर इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? इस औरत ने सब कुछ देख लिया और तुम लोगों को पता ही नहीं चला। अगर इतने समय के बीच में ये पुलिस को फोन कर देती, तो जानते हो कि हम सब का अंजाम क्या होता। आशुतोष के मुंह से ये सब शब्द सुनकर मेरी देवरानी और मेरे दोनों के ही सर पर जैसे आसमान गिर पड़ा। मैंने तुरंत ही चिल्लाकर आशुतोष से कहा कि ये तुम क्या कह रहे हो? आशुतोष ने पलटकर मेरे गाल पर एक झन्नाटेदार थप्पड़ मारा और कहने लगा कि औरतों को सर पर नहीं चढ़ाना चाहिए, वो पैर की जूती होती है, इसलिए वो पैरों को ही शोभा देती है। इसलिए अपनी आवाज मेरे सामने नीचे रखकर बात करो। मेरी देवरानी ने तुरंत ही कहा, भैया आप ये क्या कह रहे हैं? आशुतोष उस पर भी चिल्लाया कि तुम भी अपना मुंह बंद रखो, वरना एक थप्पड़ अभी तुम्हारे गाल पर भी पड़ेगा। उन्होंने तुरंत ही पलटकर अमन से कहा
कि तुम्हारी ये बीवी तुम्हारे काबू से बाहर जा चुकी है। इसे भी वंदना को सब कुछ बता दिया है। आखिर इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि इन दोनों के बीच में इतनी सारी बातें हो गई और तुम लोगों को कुछ भी नहीं पता चला। आशुतोष ने तुरंत ही एक बार फिर से मुझ पर हाथ उठाने के लिए अपना हाथ उठाया कि तभी मेरी जेठानी ने आकर मुझे पकड़कर पीछे कर दिया और वो उनके आगे हाथ जोड़कर कहने लगी कि आप लोग इन दोनों को माफ कर दो। ये दोनों नादान हैं। इन दोनों को इस घर के नियम कायदे कानून नहीं पता है। बस इसीलिए इनसे ये गलती हो गई। लेकिन अब आइंदा से ये ऐसी कोई भी गलती नहीं करेंगी। मैं इन दोनों को बहुत अच्छे से समझा दूंगी। अगर मुझे पहले ही पता होता कि ये सब कुछ जान चुकी हैं तो मैं कब का इन्हें सब कुछ समझा चुकी होती। लेकिन मुझे नहीं पता था। मैं तुम लोगों के आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज इन सबको माफ कर दो। मैं फटी फटी आंखों से ये सब कुछ देख रही थी। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। आखिर यहाँ कौन गलत है कौन सही। मैं अपने पति को अब तक सही समझती रही थी, लेकिन मेरा पति खुद भी इन सब चीजों में शामिल था। और मेरी जेठानी जिसे मैं अब तक गलत समझ रही थी, वो आज खुद हम दोनों की ढाल बनकर हमारे सामने खड़ी थी। मेरी जेठानी ने तुरंत ही मेरा और मेरी देवरानी का हाथ पकड़ा और हमें अपने कमरे में ले गई और कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। मेरी देवरानी तो लगातार रोए चली जा रही थी और मैं तो जैसे सदमे में थी। मेरी जेठानी ने हम दोनों को समझाया कि इस घर में ये गंदा खेल शुरू से ही चल रहा है। मैंने अपनी जेठानी से कहा कि आखिर आप कहना क्या चाहती हैं। तो वो आंखों में आंसू लिए मुझे कहने लगी, वंदना, 3 साल पहले मैं भी आंखों में सपने संजोए इस घर में बहू बनकर आई थी। मैंने अपनी शादी को लेकर बहुत सुंदर सुंदर सपने देखे थे, लेकिन वो कुछ महीनों बाद ही टूटकर चकनाचूर हो गए। शुरुआत में मैंने भी इन सब चीजों का बहुत विरोध किया, लेकिन फिर जब मुझ पर हद से ज्यादा अत्याचार हुए तो उनको झेल पाना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था। और तो और मेरी किस्मत इतनी खराब थी कि मैं यहाँ ये सब छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकती थी, क्योंकि मेरा तो इस दुनिया में कोई सहारा भी नहीं बचा था। माँ बाप को बचपन में ही खत्म हो गए थे। जैसे तैसे भैया भाभी ने मजबूर होकर मुझे अपने पास रखा था और इसके बाद मेरी शादी जल्दबाजी में इस घर में करवा दी गई और मुझसे अपनी जान छुड़ा ली। तो शादी के बाद तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि मेरे भैया भाभी मेरा साथ देंगे, क्योंकि जैसे ही मेरी शादी हुई उन्होंने मुझसे अपना मतलब पूरी तरह से खत्म कर दिया था। इसलिए मेरे सामने और कोई भी रास्ता नहीं बचा था सिवाय इसके कि मैं इन लोगों की ये सारी नियम कानून मान लेती। मैंने अपनी जेठानी से कहा कि और क्या हमारी सास भी इन सब में शामिल है। तो वह कहने लगी, सास तो शुरू से ही बीमार ही रहती थी। जब मेरे साथ ये सब होना शुरू हुआ तो मैंने उनसे कहा, उन्होंने मेरा साथ दिया, लेकिन ससुर ने मेरी सास को भी नहीं छोड़ा। उन्हें इस तरह की दवाइयां देनी शुरू कर दी कि उनका शरीर धीमे धीमे लाचार ही होता चला गया। और फिर जब भी वो मेरा साथ देती तो ये लोग मुझ पर और भी ज्यादा जुल्म करते, जिसे देखकर वो सदमे में चली गई और उन्होंने इन सब का विरोध करना बंद कर दिया और ज्यादातर खामोश ही रहने लगी। मैंने भी इसे अपनी किस्मत समझकर स्वीकार कर लिया और जो जैसा चल रहा था वैसा ही चलने दिया। तुमने भी देखा होगा कि हमारी सास ज्यादातर अपने कमरे में ही रहती है और किसी से भी बात नहीं करती, क्योंकि उन्हें भी इन सब से गहरा सदमा पहुंचा है, जिसकी वजह से आज उनकी ऐसी हालत हो गई है। लेकिन इन सबको कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसा इनका बाप है वैसे ही ये सब बन चुके हैं। इनके अंदर से भावनाएं, इंसानियत सब कुछ खत्म हो चुका है। इसलिए मैं तुमसे भी यही कहूंगी कि हमारे सामने उनकी बात मानने के अलावा और कोई भी चारा नहीं है, क्योंकि यहाँ से इन लोगों से बचकर निकल पाना नामुमकिन के बराबर ही है। क्योंकि ना तो हम किसी को फोन कर सकते हैं और ना ही आसपास कोई ऐसा है जो हमारी मदद कर सके। मैंने कहा कि लेकिन मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करने वाली, चाहे फिर कुछ भी हो जाए। अभी हम ये सब बातें कर ही रहे थे कि तभी हमारे दरवाजे पर जोरदार दस्तक होने लगी। ये दस्तक मेरे पति ने ही की थी। वो जोर जोर से जेठानी जी का नाम लेकर चिल्लाने लगे। मेरी जेठानी ने तुरंत ही दरवाजा खोल दिया। आशुतोष ने कहा कि खाना बनाने का समय हो रहा है, इसलिए ये पंचायत छोड़ो और चुपचाप जाकर खाना बनाओ। हम सब ने तुरंत ही जाकर खाने की तैयारी शुरू कर दी। मैं बार बार अपनी देवरानी और जेठानी से कह रही थी कि वो मेरा साथ दें, तो हम तीनों मिलकर इनका सामना कर सकते हैं। लेकिन उन दोनों की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। वो इतना ज्यादा डरी सहमी थी कि उनके खिलाफ खड़ी नहीं हो पा रही थी और उनका साथ ना मिल पाने की वजह से मैं भी अपना कदम आगे नहीं बढ़ा पा रही थी।
क्योंकि भला अकेली मैं इन सब का सामना कैसे कर सकती थी। मुझे भी तो किसी का साथ चाहिए था। रात को खाने की टेबल पर जब मैं खाना परोसने लगी, तभी मेरा देवर, जेठ और ससुर मेरे साथ गलत तरीके की हरकतें करने लगे। जब मैंने विरोध किया और बराबर उनके साथ हाथ चलाए, तो मेरा पति बुरी तरह से मुझ पर नाराज होने लगा और कहने लगा कि अगर तुमने ज्यादा नखरे किए, तो मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा कि तुम्हारा दिमाग ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं उनकी धमकियों से नहीं डरी और मैं उस पर भी चिल्लाने लगी। तभी मेरा पति और मेरे जेठ मेरे साथ मारपीट करने लगे। ये देखकर मेरी देवरानी और जेठानी भी उन दोनों का विरोध करने लगी। जब इन लोगों ने देखा कि हम तीनों इनके खिलाफ खड़े हो रहे हैं, तो ये लोग बुरी तरह से हैरान रह गए। मेरी सास वहीं पर बैठे बैठे चुपचाप ये सब तमाशा तुरंत ही देख रही भागकर थी। उनके पास गई, उनके आगे हाथ जोड़कर रोने लगी कि आप आखिर कब तक ये सब बर्दाश्त करती रहेंगी। एक औरत होकर दूसरी औरत पर ये जुल्म देखती रहेंगी। क्या आपके अंदर का भी जमीर इन लोगों की तरह मर चुका है? क्या आप जिंदा लाश बन चुकी हैं? लेकिन मेरी सास के ऊपर तो जैसे कोई असर ही नहीं हो रहा था। वो तो किसी बुत की तरह चुपचाप कुर्सी पर बैठी रही और अपना खाना खाती रही। मुझे अब उनसे भी कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मैं समझ चुकी थी कि ये भी एक तरह से इन सब के साथ शामिल हैं और इसलिए इन्हें इतना सब दिखने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैंने फैसला कर लिया कि अब मैं अकेले ही इन सब का डटकर मुकाबला करूंगी। और जब मैं उनसे भिड़ने लगी, तो वो सब मेरी हिम्मत देखकर हैरान रह गए। मेरे पति ने कहा कि आज मैं तुम तीनों को ही सबक सिखा कर रहूंगा। मेरे जेठ बोले कि अगर इन्हें आज हमने सबक नहीं सिखाया, तो फिर ये आगे भी इस तरह की हरकतें करेंगी और हमारे सर पर चढ़ने लगेंगी। उन्होंने हम तीनों औरतों को पकड़कर छत पर ले जाकर छोड़ दिया। हम उनसे ऐसा ना करने की गुहार लगाते रहे, लेकिन उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। बराबर सर्दियों की रात थी और उन लोगों ने हमारे स्वेटर भी ले लिए थे। ठंड के मारे 1 घंटे के बाद ही हम तीनों लोगों की हालत खराब होने लगी। हम बुरी तरह से सर्दी में ठिठुर रहे थे और बार बार दरवाजा बचाकर उनसे मदद की गुहार लगा रहे थे, लेकिन उन पर तो कोई भी असर नहीं हो रहा था। जैसे तैसे करके 3 घंटे बीते होंगे कि मेरी देवरानी की तो ठंड की वजह से हालत ही खराब होने लगी। हम तीनों एक दूसरे से सटकर बैठे हुए थे, लेकिन फिर भी हमें इतनी ज्यादा ठंड लग रही थी कि हमारा पूरा शरीर कपकपा रहा था। और रात थी कि बीतने का नाम ही नहीं ले रही थी। आसपास धीरे धीरे कोहरा बढ़ने लगा। हम यहाँ वहां मदद के लिए बार बार उठ उठ कर देखते, लेकिन हमें कहीं भी कोई भी मदद नहीं दिखाई दे रही थी। हम आग भी नहीं जला सकते थे, क्योंकि आग जलाने का कोई भी साधन हमारे पास नहीं था। हम पूरी रात ठंड की वजह से हमारी हालत बहुत खराब हो गई। सुबह के करीब जब उन लोगों ने आकर छत का दरवाजा खोला, तो मेरी जेठानी और देवरानी तो अपने होश खो बैठी थी। मुझे भी ठंड की वजह से बुरी तरह से चक्कर आ रहे थे। उसके बाद वो लोग हमें नीचे लेकर आए और फिर हमें धमकाते हुए बोले कि अब अगर आज के बाद हम में से किसी ने भी उनके खिलाफत की, तो फिर इससे भी बुरा हाल हमारा कर दिया जाएगा। उस दिन हम तीनों की हालत बहुत खराब थी, लेकिन उसके बावजूद भी घर का सारा काम हमें ही करना पड़ा। जैसे तैसे हमने दवा खाकर खुद को थोड़ा ठीक किया, लेकिन फिर भी ठंड की वजह से जो बुरा असर हमारे शरीर पर हुआ था और जो तकलीफ हुई थी, वो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसके बाद जैसे ही रात होने का समय हुआ, मेरे पति ने हम तीनों के सामने ये फरमान सुना दिया कि आज की रात वो चारों लोग एक साथ मेरे साथ वो सब करेंगे जो अब तक मेरी जेठानी और देवरानी के साथ होता आया। ये सुनकर मैं गुस्से से उनके ऊपर चिल्लाई। मैंने कहा, तुम सब कितने घटिया हो, जिसका नतीजा ये हुआ कि एक बार फिर से मुझे अपने पति की मारपीट का सामना करना पड़ा। मेरी जेठानी ने तुरंत ही रोकर आशुतोष के आगे हाथ जोड़े और कहने लगी कि वो मेरे साथ ऐसा ना करे, क्योंकि इस वक्त मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब है। कम से कम कुछ दिन का वक्त तो वो लोग मुझे दे दें। लेकिन मेरे पति पर तो जैसे भूत सवार था। वो किसी भी तरह से मुझे सबक सिखाना चाहता था, इसलिए उसने मेरी एक भी नहीं सुनी और बस खाना खाने के बाद वो चारों के चारों मुझ पर डाइनिंग एरिया में ही टूट पड़े और मुझे घसीट कर कमरे के अंदर ले जाने लगे। मैं अकेली आखिर उनका सामना कैसे करती? मेरी जेठानी और देवरानी मुझे बचाने की पूरी कोशिश करती रही, लेकिन वो भी उन सब के आगे टिक ना सकी। वो बुरी तरह से रो रही थी, चिल्ला रही थी, पर वहां कोई नहीं था जो हमारी पुकार सुनता। थोड़ी देर बाद मैं उन चारों के बीच में फंसी हुई थी।
मैं हाथ जोड़कर उनसे खुद को छोड़ने की गुहार लगा रही थी, लेकिन उनके चेहरे पर जोरदार हंसी थी। वो मुझे पहले से ही बता रही थी कि उन्हें मुझ पर जरा सा भी रहम नहीं आने वाला। इसके बाद मेरे ससुर ने मेरे साथ वो सब करना शुरू कर दिया। मैं अभी भी अपने पति को उसका पति धर्म याद दिला रही थी, लेकिन उसे तो जैसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब मेरे पास भगवान को याद करने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था। मैंने अपनी आंखों को बंद किया और अपने भगवान को याद करने लगी और गुहार लगाने लगी कि आज कुछ भी करके वो मुझे इन सब दरिंदों से बचा ले। इसके बाद जैसे ही उन्होंने मुझे बिस्तर पर गिराया और मेरे साथ वो सब करना शुरू किया, तभी दरवाजे पर एक जोरदार आवाज हुई और उस कमरे का दरवाजा टूट गया। हम सब ही बुरी तरह से चौंक गए कि आखिर ये क्या हुआ। जब मैंने सामने देखा तो सामने पुलिस खड़ी हुई थी। पुलिस को देखते ही जैसे मेरे शरीर में जान सी लौट आई। मैंने तुरंत ही अपने आप को ठीक किया और पुलिस ने अंदर आते ही उन चारों को गिरफ्तार कर लिया। मैं जब बाहर निकल कर आई तो मेरी देवरानी और जेठानी अभी भी घबराई सी खड़ी थी और हम में से किसी को भी ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर पुलिस यहाँ पर कैसे आ गई। वो चारों भी एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे और सवालिया नजरों से एक दूसरे को देख रहे थे कि आखिर पुलिस को ये सब कैसे पता चला। मैंने तुरंत ही पुलिस को सब कुछ बता दिया कि ये लोग किस तरह का घिनौना काम इस घर में रख कर रहे हैं। मैंने पुलिस वालों से पूछा कि आपको इन सब की खबर आखिर कैसे लगी, तो वो कहने लगे कि इसके लिए आपको अपनी सास का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही सही वक्त पर हमें फोन करके सब कुछ बता दिया। अगर हमें थोड़ी भी देर हो जाती तो न जाने आपके साथ आज क्या हो जाता। मेरी जेठानी और मेरी देवरानी, यहाँ तक कि वो चारों भी, हम सभी लोग बुरी तरह से अपनी सास का नाम सुनकर चौंक गए। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेरी सास ने पुलिस को बुलाकर मेरी जिंदगी को बचाया था। मैं तुरंत ही दौड़कर उनके पास गई और उनके पैरों पर बैठ गई। मेरी सास ने मेरे सर पर हाथ फेरा। उन्होंने कहा कि बेटी, मैं जिंदा लाश नहीं हूँ, लेकिन ये सब देख देख कर मैंने खुद को जिंदा लाश बना लिया था। लेकिन आज तेरा दर्द देखकर मैं खुद को रोक ना सकी और फिर भगवान से प्रार्थना करने लगी कि आखिर वो मुझे कोई तो रास्ता दिखाए। और आज मेरी प्रार्थना ऊपर वाले ने स्वीकार भी कर ली। आज जब मेरा पति कमरे से बाहर तेरे पास ये सब करने गया तो गलती से उसका मोबाइल मेरे पास छूट गया और जब मैंने देखा तो मैंने तुरंत ही पुलिस को फोन करके ये सब कुछ बता दिया। इतने सालों से मैं अपनी बड़ी बहू के साथ ये सब कुछ होते हुए देख रही थी, लेकिन मुझे कभी भी ऐसा मौका नहीं मिला कि मैं उसकी जिंदगी बचा सकूं। पर आज जब मुझे ये मौका मिला तो मैंने अपनी बेटियों को बचाने का फैसला कर लिया था। उसके बाद पुलिस उन सभी को पकड़ कर ले गई। उसके बाद हमारी गवाही के आधार पर उन चारों को सजा हो गई। आज मेरा, मेरी देवरानी और मेरी जेठानी का हमारे पतियों से तलाक हो चुका है। मेरी दूसरी शादी करवाने के लिए मेरे माता पिता मेरे लिए लड़का ढूंढ रहे हैं और मेरी देवरानी की तो दूसरी शादी हो चुकी है। मेरी जेठानी का इस दुनिया में कोई भी नहीं है और वो हमारी सास को अकेला भी नहीं छोड़ना चाहती। उन दोनों का कोई सहारा नहीं है, इसलिए अब वो दोनों एक दूसरे का सहारा हैं और दोनों ही एक साथ रह रही हैं। मैं और मेरी देवरानी अक्सर उनसे मिलने चले जाया करते हैं। मैंने अपने माता पिता से कहा है कि इस बार आप मेरे लिए जब भी रिश्ता देखें तो बहुत अच्छे से जांच पड़ताल कर लें। पहली बार अगर आप अच्छे से जांच पड़ताल कर लेते तो मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो कभी नहीं होता। इस दुनिया में कैसे कैसे लोग और परिवार हैं, हम उनकी कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए सावधानी बरतनी जरूरी है। दोस्तों, शादी का फैसला बहुत ही सोच समझ कर लेना चाहिए, क्योंकि ये जिंदगी भर का फैसला होता है। अक्सर शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कौन कैसा है ये कुछ दिन बाद बीतने के पता चलता है। इसलिए किसी से भी रिश्ता जोड़ने से पहले उसकी जांच परख करने में कोई भी जल्दबाजी ना करें। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें।